मैं यहीं पे लिखने के लिए दूंगा। क्या करूंगा, 2 क्वेश्चन आपको यहीं पे लिखने के लिए होगा और आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखना होगा। ठीक है, चलो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, पेपर थर्ड पार्ट ए यूनिट थर्ड। मुझे लगता है जिस दिन मैं यूनिट 4 पढ़ाऊंगा ना, उस दिन भी आप यही बोलोगे, पेपर थर्ड पार्ट ए यूनिट थर्ड। नहीं नहीं, अब तो किसमें आ गए हैं, 4th। ठीक है, क्या नाम है आपका? हाँ, महक। कहां से है महक? इंदौर से ही है। चल, तो एक बार फटाक से क्या देख लेते हैं, सिलेबस। हाँ, ये मैं ही हूं। हाँ, वो बचपन से ही है। चलो, सिलेबस यूनिट थर्ड की हेडिंग क्या है, ओवरव्यू ऑफ एमपी इकोनॉमी। अरे मजा नहीं आया। ओवरव्यू ऑफ एमपी इकोनॉमी हिंदी में कहते हैं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन। ठीक है, कोई ऐसा वीर योद्धा जो आज इस सभा में खड़े होकर ये बोल दे कि मुझे सर पूरा सिलेबस अब याद हो चुका है। कोई वीर योद्धा, बहुत बढ़िया, खड़े होइए, तालियों के साथ स्वागत किया जाए। हाँ, चलो, हाँ हिंदी में बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वृद्धि, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विकास और समर्थन, बहुत बढ़िया। हम्म, बहुत बढ़िया। हम्म, ठीक है। प्रमुख वनोपज, बहुत बढ़िया। पर्यटन, व्यापार, बहुत बढ़िया। थैंक यू बोलो मुझको। ताली हो जाओ भैया। बस केवल एक है, ऑनलाइन वाले आरोही मिनल, आप लोग को भी सिलेबस याद हो तब तक आप टाइप करो, और किसी को भी अभी तक सिलेबस याद नहीं हुआ? हाँ, तो कौन और बताएगा, सुलभ, संजय? हाँ बता दो। हाँ बताओ संजय, याद है कि नहीं है? देखो उसके बाद साक्षी बताएगी सिलेबस। हे भगवान। मैंने ऐसा कब बोल दिया। हाँ चलो बताओ, सिलेबस बताओ। नहीं याद है अभी? हाँ तो फिर, क्या तुम्हें याद है? हाँ हमें याद है, अभी तक याद नहीं हुआ आपको? हाँ चलो बताओ, जहां भूलोगे तो हम बैठे बैठे बता दो, कोई टेंशन नहीं है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, वेरी गुड। आत्मनिर्भर एमपी, ओडीओपी। मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड होल्डिंग। अब सबकी आवाज आने लगती है ऐसे में। मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड होल्डिंग, ठीक है। फूड सिक्योरिटी, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड स्टोरेज। उद्यानिकी, पशुधन, डेयरी, मत्स्य पालन। हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक, डेयरी एंड फिशरीज। फिर हाँ, इंडस्ट्रियल सेक्टर स्टेटस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति और अधोसंरचना विकास। ठीक है, ठीक है। एमएसएमई, ठीक है, बताओ पूरा। ग्रोथ ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड सपोर्ट, एमएसएमई और पारंपरिक उद्योगों का विकास और समर्थन। फिर शहरी विकास, बिल्कुल। रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट इन एमपी। ट्राइबल इकोनॉमी, बिल्कुल। ट्राइबल फार्मिंग मेथड्स, मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, हैंडीक्राफ्ट्स एंड हाट बाजार, बहुत बढ़िया। टूरिज्म, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, ठीक है। जब तक सिलेबस याद नहीं होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा और
नहीं होगा। ठीक है, चलो 3 दिन और हैं आपके पास टाइम, अभी तक तो याद हो जाना चाहिए था, नहीं तो सिलेबस याद करके आओ। चलो एक बार सबको, जो नए हैं आप देखकर बोलेंगे और जिनको याद हो गया है वो आंखों में आंखें मिलाकर। ठीक है, पेपर थर्ड पार्ट ए यूनिट थर्ड, हेडिंग क्या है? ओवरव्यू ऑफ एमपी इकोनॉमी। हिंदी में क्या बोलते हैं चाचा? मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन। वेरी गुड। देयर आर 8 टॉपिक्स। ठीक है, पहला टॉपिक कौन सा हुआ हमारा? ठीक है, ग्रोथ इन स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड पर कैपिटा इनकम इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सकल राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। दूसरा, सेल्फ रिलायंट एमपी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। तीसरा, ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। दूसरा आता हमारा मेजर क्रॉप्स क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड होल्डिंग। वंस अगेन, मेजर क्रॉप्स क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड होल्डिंग, हिंदी में बोलते हैं प्रमुख फसलें फसल पैटर्न एंड जोत। टॉपिक नंबर थर्ड, फूड सिक्योरिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड स्टोरेज, हिंदी में खाद्य सुरक्षा वितरण प्रणाली और भंडारण। टॉपिक नंबर फोर, हॉर्टिकल्चर लाइव स्टॉक डेयरी एंड फिशरी, उद्यान की पशुधन डेयरी और मत्स्य पालन। टॉपिक नंबर 5, इंडस्ट्रियल सेक्टर स्टेटस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति और अधोसंरचना विकास। टॉपिक नंबर 6, MSME and growth of traditional industries and support, MSME और पारंपरिक उद्योगों का विकास और समर्थन। टॉपिक नंबर 7, रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट इन एमपी, फिर ट्राइबल इकोनॉमी फार्मिंग मेथड्स, मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैंडीक्राफ्ट हाट बाजार, हिंदी में मध्य प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी विकास जनजाति अर्थव्यवस्था कृषि पद्धति प्रमुख वनोपज हस्तशिल्प और हाट बाजार। टॉपिक नंबर 8, टूरिज्म ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, पर्यटन व्यापार और निवेश प्रोत्साहन। हमारी कहानी लास्ट क्लास में इन्वेस्टमेंट प्रमोशन तक पहुंच गई थी, थोड़ा सा रिवाइज करके थोड़ा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे ट्रेड प्रमोशन के, क्योंकि इसमें दोनों टर्म है। देखो, इन्वेस्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, कुल मिलाकर हमें निवेश प्रोत्साहन के साथ ही क्या पढ़ना पड़ेगा? व्यापार प्रोत्साहन, ट्रेड प्रमोशन। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया है? सबसे पहले देखा था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और फैसिलिटेशन, निवेश प्रोत्साहन या संवर्धन से आप क्या समझते हैं। फिर हमने देखा था एक्सप्लेन द की इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, निवेश प्रोत्साहन के प्रमुख उपकरण बताइए। फिर हमने देखा था व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेसिंग इन्वेस्टमेंट प्रमोशन इन एमपी, इसको भी हमने देख लिया था। फिर हमने देखा था डिस्कस द गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन इन एमपी, और ये जो हमारा क्वेश्चन था गवर्नमेंट एफर्ट्स, हमने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 3। पहला हमारा क्या था? पॉलिसी बेस्ड एफर्ट, अरे था कि नहीं था? यही था। दूसरा क्या था? स्कीम प्रोग्राम बेस्ड एफर्ट्स, और तीसरा हमारा क्या था? इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स। अच्छा मुझे बताओ, जो पॉलिसी बेस्ड एफर्ट्स था इसमें हम लोगों ने कितनी पॉलिसीज को कवर किया था? 3। पहली पॉलिसी का नाम क्या था? बिल्कुल रिवीजन करके नहीं आया तो मध्य प्रदेश आईटी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2025। दूसरा हमने पढ़ा था हेल्थ सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, अरे पढ़ा था कि नहीं। और तीसरा इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2025। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? अरे स्कीम्स एंड प्रोग्राम बेस्ड एफर्ट, और स्कीम में हमने 2 स्कीम पहले पढ़ा था, इन्वेस्ट एमपी सिंगल विंडो क्लियरेंस स्कीम। वंस अगेन, इन्वेस्ट एमपी सिंगल विंडो क्लियरेंस स्कीम। दूसरा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। तीसरा इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपमेंट स्कीम। और 2 प्रोग्राम कौन से थे? रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। जब मैंने आपको रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कल ही पढ़ाया था ना, और मैंने कहा था अभी तक तो कितने ऑर्गेनाइज हुए हैं? 7 डिविजनल हेडक्वार्टर्स में, और मैंने कहा था इसमें अभी अपडेट होगा, और रतलाम में होने जा रहा है अगला, तो इस लिस्ट में मैं आपको अपडेट करा दूंगा। टेंशन लेना नहीं, टेंशन
देना है। बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स में हमने क्या क्या पढ़ा था? एक डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, और इसके मिनिस्टर कौन होते हैं? बिल्कुल, अभी ये मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट खुद किसके पास है? चाचा के पास है। फिर हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हिंदी में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। फिर हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कॉरपोरेशन, मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और एमपी टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये पूरी कहानी हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। फिर हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन देखा था। एमपी इकोनॉमिक सर्वे 24-25 कहता है कि वी हैव 6 ऑपरेशनल इकोनॉमिक जोन्स। क्या तुम्हें याद है? हाँ तो बताओ याद। सबसे पहला पीथमपुर, उसके बाद क्रिस्टल आईटी पार्क, और 3 को हमने एक साथ याद, इंफोसिस, इम्पेटस, टीसीएस। वंस अगेन, इंफोसिस, इम्पेटस, टीसीएस। मजा नहीं आया? फिर से, इंफोसिस, इम्पेटस, टीसीएस, यस। ठीक है, तो ये हमने सारे के सारे क्लास में कल याद किया था। अच्छा मुझे बताओ, एक्सपोर्ट में लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन किसका था? पीथमपुर। ठीक है, फिर हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भी पढ़ लिया था, और यहाँ पे अपडेट करना है तो मैं अपडेट कर दूंगा, और यहाँ पे एक और पॉइंट आ जाएगा। पहला कहां पे हुआ था रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव? और लेटेस्ट अभी तक नहीं, 7th तक, 7th शेड्यूल। उसके बाद मैंने आपको 3-4 और नाम याद कराए थे, बताओ कौन कौन से थे? दूसरा कहां हुआ था? जबलपुर, ग्वालियर। फिर बहुत बढ़िया, सागर, रीवा, नर्मदापुरम, सागर, रीवा, अरे सागर, रीवा, सागर, रीवा, ये सब हम लोगों ने याद कर लिया था। फिर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी हम लोगों ने देख लिया था, और इसको भी हमने देखा था। अरे देखा था कि नहीं? कितना इन्वेस्टमेंट है मोटे मोटे तौर पर? और 515 करोड़ किसके पास गए थे? भारत माता की। और इसके पहले 22-23 में कितना था? और 333 करोड़ कहां गए थे? बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने देखा था जो एफडीआई फ्लो है वो 4 सालों में कितना रहा? 4000 करोड़, ये भी हमने पढ़ लिया था। अच्छा, जो एफडीआई में ग्रोथ हुआ है वो कितने परसेंट था? 75%। फिर हमने इस ग्राफ को भी समझने की कोशिश करी थी, 195 और 341, ये पूरा हमने पढ़ लिया था। आज हमारी क्लास स्टार्ट होती है विद इन्वेस्ट एमपी पोर्टल। इट कैन बी आस्क्ड इन 2 मार्कर। सीधे 2 नंबर में लिखा आएगा इन्वेस्ट एमपी पोर्टल। जब ये पोर्टल आएगा तो सबसे पहले हमें बताना है ये जो पोर्टल है, मतलब वेबसाइट जो है वो कैसी है? सिंगल विंडो सिस्टम। कैसी है? सिंगल विंडो सिस्टम, एकल खिड़की प्रणाली। आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई भी चैलेंजेस है, कोई भी समस्या है, आपको केवल इस खिड़की पे जाना है। आपके सारे क्वेरीज का, आपको कहां इन्वेस्ट करना है, किस इंडस्ट्री में रिटर्न अच्छा मिलेगा, वो सारी जानकारी इस पोर्टल पे मिलेगी। एप्लीकेशन भरना है और वहां से रिटर्न लेना है, वो भी किसमें? इन्वेस्ट एमपी पोर्टल। सिंगल विंडो सिस्टम कहने का मतलब आपको 4 जगह भटकने की जरूरत नहीं है। जब कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, काउंसलिंग के बाद होता है ना, इस रूम नंबर पे जाओ, तो बेचारा फॉर्म लेकर उधर गया, फिर बोलेंगे नहीं 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 ये तो गलत है, इसमें ये मैडम के सिग्नेचर होंगे, आप वो मैडम वहां मिली, वो मैडम अलग दरबार पे लगी हुई है, 4 मैडम से अलग हा हा ही चल रहा है अंदर। ठीक है, बाहर लाइन पे लाइन लग। उसके बाद क्या हो जाएगा? वहां पे भी बैंकों के साथ लंच। अरे लंच नहीं होता, क्या होता है? लंच। लंच नहीं बोलना, बैंकों में लंच नहीं होता, वो होता है लंच। तो वहां पे भी लंच हो जाएगा और आप इधर उधर घूमते रहोगे। तो क्यों ना जब कॉलेज में एडमिशन हो तो भैया एक ही साथ सारे लोगों को एक ही रूम पे बैठा दो, जिससे बच्चे को भटकना ना पड़े। इस तरह के सिस्टम को कहते हैं सिंगल विंडो सिस्टम। एक खिड़की पर एक जगह पे आओ, सारी समस्या सॉर्ट आउट करके जाओ। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जो पोर्टल है इसका ध्यान कौन रखे? इसके पापा कौन है? इसके पापा है MPIDC। ठीक है, इन्वेस्ट एमपी पोर्टल के पापा कौन है? MPIDC। MPIDC का फुल फॉर्म मध्य प्रदेश, हाँ इतना तो हमको भी पता था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। फिर से सुनो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, MPIDC।
2 पॉइंट बता दिया कि सिंगल विंडो सिस्टम है। तीसरा पॉइंट, इकोनॉमिक सर्वे 24-25 का पेज नंबर 155, ठीक है, 402 पेज है, मैं डेली पढ़ रहा हूं। 155 में लिखा हुआ है कि इस इन्वेस्ट एमपी पोर्टल में 14 डिपार्टमेंट्स के, कितने डिपार्टमेंट्स के, 14 डिपार्टमेंट की 54 सर्विसेज, कितनी सर्विसेज, 54, वो एक जगह पर मिल जाएंगी। नहीं तो क्या होता, ये 14 डिपार्टमेंट के 55 सर्विसेज के लिए हमें अलग अलग वेबसाइट पे जाना पड़ता। और गवर्नमेंट वेबसाइट का हालत तो आप जानती, कोई अच्छी वेबसाइट छोड़ दो, एमपी ऑनलाइन, वो भी आपको पता है जिस दिन लास्ट डेट होता है उसकी भी गलती नहीं है। एमपी ऑनलाइन के अलावा और कोई भी वेबसाइट आपको ढंग से नहीं मिलेगी। एक तो 55 सर्विसेज के लिए 55 वेबसाइट में जाना पड़ता, ठीक है। इसलिए 14 डिपार्टमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं 55, उसको एक ही जगह पर ला दिया। बस ये 3 पॉइंट बता देना है, आपका 2 मार्कर हो जाएगा पूरा। पहला कि इन्वेस्ट एमपी पोर्टल सिंगल विंडो सिस्टम है फॉर इन्वेस्टमेंट, पहला पॉइंट। दूसरा, इसकी देखरेख या ऑपरेशन कौन कर रहा है, एमपीआईडीसी। तीसरा, इकोनॉमिक सर्वे, अकॉर्डिंग इकोनॉमिक सर्वे 24-25 14 डिपार्टमेंट्स की 55 सर्विसेज यहां पे लिस्ट करी गई हैं। एक बार पढ़ो। दिस पोर्टल फंक्शंस एज अ सिंगल विंडो सिस्टम फॉर इन्वेस्टमेंट इन एमपी। यह पोर्टल मध्य प्रदेश में निवेश के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के तौर पर काम करता है। It is operated by मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल या मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा संचालित है, ठीक है। उसके बाद ये वाला पॉइंट हमको ऐड करना है कि 14 डिपार्टमेंट्स के लगभग 54-55 सेवाएं इसमें उपलब्ध है। अगला आता है 55, 4 है यार, 5 नहीं है। अगला आता है हमारा ट्रेड प्रमोशन। हमने इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पढ़ लिया, अब आता है ट्रेड प्रमोशन। ट्रेड प्रमोशन कहने का मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सभी गवर्नमेंट एफर्ट्स जो स्टेट में ट्रेड एंड कॉमर्स को बूस्ट करे। मध्य प्रदेश में राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयास, गवर्नमेंट एफर्ट्स, ट्रेड प्रमोशन है। पढ़ो सिंपल सा, ट्रेड प्रमोशन मींस एक्सटेंडिंग फैसिलिटीज, पॉलिसीज एंड सपोर्ट। ये तीनों कीवर्ड हमें याद रखना है। एक बार फिर से बोलो, फैसिलिटीज, पॉलिसी, सपोर्ट। वंस अगेन, फैसिलिटीज, पॉलिसी, सपोर्ट। हिंदी में सुविधाओं, नीतियों और समर्थन का विस्तार, जिससे क्या हो, मध्य प्रदेश में ट्रेड एंड बिजनेस बूस्ट करे। और मध्य प्रदेश में इसको व्यापार को बढ़ावा देने के लिए काउंसिल काम करती है। और इस काउंसिल का गठन दिख रहा है कि आपको क्या लिखा हुआ है, 4 मार्च 2000। ये मध्य प्रदेश पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का स्क्रीनशॉट है। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट यानी जनसंपर्क विभाग, यानी सरकार का आज तक, समझ में आ गई बात। सरकार कुछ कर रही है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई काम कर रही है तो सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट का आज तक है पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। और एमपी अगर कुछ काम कर रहा है सरकार के तौर पर तो एमपी का आज तक कौन सा है, मध्य प्रदेश पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, जनसंपर्क विभाग। और इसकी बातें ऑथेंटिक मानी जाती हैं। आपको कहीं बुक में अलग लिखा है, कुछ ये बुक में लिखा है, जनसंपर्क विभाग ने जो जानकारी दी है लास्ट में वही। जैसे अलग अलग जगह डेट अलग अलग मिल रहा था कि मध्य प्रदेश ट्रेड प्रमोशन काउंसिल कब स्टैब्लिश हुआ था। कहीं पे लिखा है 23, कहीं पे लिखा है 25, ठीक है, कहीं पे लिखा है 21। हमें केवल किसका मानना है, देखो यहाँ पे लिखा हो, मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में व्यापार संवर्धन समिति, और यहाँ पे देखो मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन परिषद का गठन किया गया। और कब किया, 4 मार्च 2022। मध्य प्रदेश में ट्रेड प्रमोशन के लिए, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पॉलिसी लाना है, कौन सी स्कीम्स को सजेस्ट करना है, कैसी स्कीम का इंप्लीमेंटेशन किस तरह का होगा, ये सारे डिसीजन कौन लेता है, मध्य प्रदेश ट्रेड प्रमोशन काउंसिल। और इसके जो चाचा है ना या पापा है, खुद मुख्यमंत्री होते हैं, तो एक्स ऑफिशियो जो चेयरमैन है वो कौन है, सीएम ऑफ एमपी। जो भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा वो इसका पापा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो 2 पॉइंट हमने पढ़ लिया, ये भी 2 मार्कर में पूछा जाएगा। पहला, यह राज्य में व्यापार और निर्यात को बढ़ावा देने की समर्पित संस्था है। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू प्रमोटिंग ट्रेड एंड एक्सपोर्ट इन द स्टेट, established in the year 2022, 4 मार्च 2022।
22। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन खुद कौन होते हैं? सीएम। और बाकी के जो मेंबर हैं, बहुत सारे मेंबर, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, एमएसएमई के मिनिस्टर हो गए, फॉरेस्ट मिनिस्टर हो गए, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, इसके जो मंत्री हैं, बहुत सारे जो मंत्री हैं वो इसके क्या होते हैं? मेंबर होते हैं। और सेक्रेटरी, सचिव, सदस्य सचिव होता है जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन है, औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन के जो सचिव हैं वो इसके क्या बन जाते हैं? मेंबर सेक्रेटरी। समझ में आएगी बात? 2 मार्कर के लिए इतना लिख दोगे, बात पर्याप्त। पहले नाम तो बोल दो, मध्य प्रदेश ट्रेड प्रमोशन काउंसिल। वंस अगेन, मध्य प्रदेश ट्रेड प्रमोशन काउंसिल। पहला पॉइंट बताओगे, ये डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो राज्य में ट्रेड एंड एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। दूसरा, एस्टैब्लिशमेंट 4 मार्च 2022। फिर इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन सीएम ऑफ एमपी। मेंबर में बहुत सारे मंत्री, तो हर का नाम नहीं लिखना, अदर मिनिस्टर्स जो होते हैं इसके मंत्री। और मेंबर सेक्रेटरी कौन होता है? परिषद वहां पे लिखा, वो करेक्शन कर दूंगा, वो यहाँ पे सदस्य सचिव औद्योगिक नीति निवेश प्रोत्साहन विभाग के। समझ में आ गई बात? चलो अगला क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पढ़ना है, डिस्कस द की फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रेड प्रमोशन इन एमपी। हिंदी में, मध्य प्रदेश में व्यापार प्रोत्साहन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की चर्चा। इस क्वेश्चन के बाद आपको यहीं पे क्वेश्चन दूंगा लिखने के लिए, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान सुनो, क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मध्य प्रदेश में ट्रेड प्रमोशन को रोकते हैं। अगर उन पर काम नहीं करोगे तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट प्रमोट एमपी में नहीं होगा। जैसे वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे? डिसिप्लिन है कि नहीं, अनुशासन, कंसिस्टेंसी, डेली पढ़ना आपको, ये नहीं कि आज तो एकदम माहौल जमा दिया, दारा सिंह बन गया, आज 8 घंटे में पूरा सिलेबस पढ़ेगा मैं, झुकेगा नहीं साला, और कल उठेगा नहीं साला, आज 8 घंटा पढ़ लिया उसके बाद 2 दिन बिस्तर से उठ नहीं रहे, ये नहीं। 5-5 घंटे 6-6 घंटे ही पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ना। समझ में आ की बात? इस क्वेश्चन को दोनों तरह से घुमा सकता है कि कौन कौन से बैरियर्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं इन ट्रेड प्रमोशन के, इन फ्रंट ऑफ ट्रेड प्रमोशन इन एमपी, की कौन कौन से कारक जो रोक रहे हैं, या फिर भाषा बदल के पूछेगा अफेक्टिंग फैक्टर बताओ जिन पर काम नहीं करोगे तो ट्रेड आगे नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहला आता है कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक, संपर्क और लॉजिस्टिक क्षमता। मैंने पहले ही ये टर्म बताया है कई बार। लॉजिस्टिक का मतलब होता है ये एक फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री क्या बना रही है? बोतल, सॉरी प्लास्टिक की बोतल। समझ में? वो वाली फैक्ट्री अलग होती है, महुआ फ्रूटी वाली। ये एक फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री प्लास्टिक की बॉटल्स बना रही है। इसको हम क्या चाहिए यहाँ पे? रॉ मटेरियल। जब तक प्लास्टिक नहीं आएगा बॉटल्स मैन्युफैक्चर नहीं होंगी, और यहां से फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा बनने के बाद, ठीक है? अब रॉ मटेरियल कहां से उठाना है और फाइनल प्रोडक्ट कहां पे छोड़ना है मार्केट में, ये बीच की जो पूरी की पूरी प्रोसेस कहलाती है वो है लॉजिस्टिक। जैसे ट्रांसपोर्टेशन है कि नहीं, ये ट्रांसपोर्टेशन किसका हिस्सा हो जाएगा? लॉजिस्टिक। जो एक्स्ट्रा बॉटल्स बन गई हैं उनको स्टोर भी करना पड़ेगा, या फिर रॉ मटेरियल हमने जो एक्स्ट्रा रखा है उसको भी स्टोर करना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन के साथ स्टोरेज भी क्या कहलाएगा? लॉजिस्ट। जब तक मध्य प्रदेश में अच्छी सड़कें नहीं होंगी, रेल कनेक्टिविटी नहीं होगी, तो क्या कोई अपनी फैक्ट्री एमपी में खोलना चाहेगा? क्या नहीं। क्या टाटा साहब चाहेंगे कि नई गाड़ी यहां पे बने जब वो देख रहे हैं कि वहां तक पहुंचने का रोड ही नहीं है? समझ में आ गई बात? तो अगर मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाना है, ट्रेड को प्रमोट करना है, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा, सड़कें मजबूत करनी होगी, लॉजिस्टिक को मजबूत करना होगा। इसके बिना कोई फैक्ट्री नहीं लगेगी, और फैक्ट्री नहीं लगेगा तो ट्रेड एंड कॉमर्स भी आगे नहीं। तो पहली शर्त क्या होगी? संपर्क और लॉजिस्टिक क्षमता। क्लास में ही रटना है, बात के लिए नहीं छोड़ना। बोलो, कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक कैपेसिटी। मजा नहीं आया? कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक कैपेसिटी पढ़ो। एमपी सेंट्रल लोकेशन ऑफर जियोग्राफिकल एडवांटेजेस बट गैप्स इन मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक वेयर हाउसिंग एंड कोल्ड चेन क्रिएट चैलेंजेस। राज्य का केंद्र में होना भौगोलिक लाभ देता है। सोचो ना, मध्य प्रदेश की लोकेशन कितनी प्यारी है। अगर कोई चेन्नई में मैन्युफैक्चर कर रहा है और उसको जम्मू कश्मीर में बेचना है, तो सोचो कितना उसका कॉस्ट आएगा पहुंचाने में। सही बात है कि नहीं? अगर कोई
उत्तराखंड में कुछ बना रहा है, उसको गुजरात में भेजना है तो दूरी ज्यादा है, तो लागत ऑपरेशनल कॉस्ट पहुंचाने का ज्यादा। एमपी बीच में है, एमपी में आप बनाओ, यहां से अरुणाचल भी भेज दो, गुजरात भी भेज दो, उत्तराखंड भी भेज दो, चेन्नई बेंगलुरु भेज दो, बीचों बीच पड़ता है तो ज्यादा हमारा कॉस्ट नहीं आएगा। लेकिन हम इस ज्योग्राफिकल एडवांटेज का अच्छे से फायदा उठा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कनेक्टिविटी, अच्छी सड़कें, अच्छी रोड, ठीक है इंदौर में टकाटक दिख रहा है ना, गांव में टकाटक नहीं है। और मैं बार बार बोलता हूँ, रिमोट एरिया पे जाएंगे तो सड़कें नहीं मिलेंगी, और दूसरा समझ में नहीं आएगा कि सड़कों में गड्ढे हैं या फिर क्या बोलूंगा मैं, सड़कों में पानी है या पानी में सड़क। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इंदौर और पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में अच्छी सड़क और रेल कनेक्टिविटी ने ऑटोमोबाइल और फार्म इंडस्ट्री को बढ़ाया, जबकि बुंदेलखंड में लॉजिस्टिक की कमी, व्यापार को सीमित। वहां पे कोई बड़ी फैक्ट्री है क्या जैसे इंदौर पीथमपुर? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे सप्लाई चेन, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी, अच्छी रोड्स इंदौर और पीथमपुर जैसे अच्छी नहीं। समझ में आ गई बात? इससे इससे रीजनल इंबैलेंस होगा कि इंदौर पीथमपुर वाला एरिया तो डेवलप होता जाएगा, बघेलखंड बुंदेलखंड जैसे रीजन पीछे होते जाएंगे। और जब भी रीजनल इंबैलेंस होगा कि एक आगे चला गया, एक जोन पीछे चला गया, तो माइग्रेशन की प्रॉब्लम होगी। लोग भाग के कहां आना शुरू हो जाएंगे? इंदौर में। और मैं बार बार बोलता हूं कि इंदौर में 5 रोटियां हैं कि 5 लाख लोगों को या 5 लोगों को अच्छे से खिला सकता है। बुंदेलखंड में 3 रोटियां हैं, लेकिन बुंदेलखंड के लोग कहां उठकर आ गए? इंदौर। अब इंदौर में तो 5 ही रोटियां हैं, आ गए 8 लोग, तो इंदौर में बर्डन ज्यादा पड़ेगा। और यहाँ पे जो रिसोर्सेस थे 3 रोटी खाने की, वो तो भाग के इंदौर में आ गए, तो 3 रोटी वेस्ट हो गई। यानी एक तरफ रिसोर्सेस में बोझ ज्यादा पड़ेगा और एक तरफ के रिसोर्सेस वेस्ट होंगे। समझ में आ गई? ये बहुत बड़ी समस्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं विषमता। ठीक है, विकास विषमताएं। और ये विकास विषमताएं जो है ना, ये बहुत सारे चैलेंजेस को क्रिएट करेगा। तो पहला हमारे पास क्या है? संपर्क और लॉजिस्टिक क्षमता, कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक कैपेसिटी। दूसरा है इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र। मुझे बताओ, कोई भी नई इंडस्ट्री अगर खोलना है तो लोग पीथमपुर की तरफ ही क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि पीथमपुर में सब कुछ वेल एस्टैब्लिश्ड है कि नहीं? वहां के लोगों का माइंडसेट भी क्लियर है कि हमारी रोजी रोटी और हमारे क्षेत्र का विकास इस इन इंडस्ट्रीज पर ही डिपेंडेंट है, तो वो इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करते हैं। सरकार की भी माइंडसेट क्लियर है भैया कि यहां से ये वाला काम नहीं लेना, नहीं तो बाकी जगह कोई इंडस्ट्री ओपन हो जाए ना, तो आधा तो ब्राइब, ये घूस देने में निपट जाएगा कि तुमने लाइट का कनेक्शन कैसा ले लिया, पानी कैसे छोड़ रहे हो। लेकिन ये सारा इकोसिस्टम अच्छा बना हुआ पीथमपुर में, यहाँ छोटी मोटी झंझटें ऐसे परेशान नहीं करते। तो लगता है कौन बुंदेलखंड में जाए, कौन रीवा में जाकर खोले, इससे अच्छा वहां खोलो जहां पे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। वहां का इकोसिस्टम, वहां का माहौल इंडस्ट्री फ्रेंडली है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है। ठीक है, तो वहां पे दिक्कत नहीं आती। दूसरा पॉइंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है? एसईजेड औद्योगिक पार्क क्लस्टर व्यापार को आकर्षित करते हैं, लेकिन संतुलित विकास की आवश्यक है। अगला आता है नीतिगत स्थिरता और अनुकूलन। पढ़ो, पॉलिसी स्टेबिलिटी एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली। मध्य प्रदेश सरकार ने इसको भांपा और 24-25 फरवरी जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, उस टाइम एक के बाद अच्छी अच्छी पॉलिसी लाना शुरू कर दिया। इवन फिल्म मेकिंग पॉलिसी भी आ गई। मध्य प्रदेश में पहले फिल्म मेकिंग का अच्छा माहौल था क्या? नहीं। लेकिन सरकार ने देखा यार पंचायत तो मध्य प्रदेश में शूट हुआ, क्रेडिट यूपी का फुलहरा लेकर चला गया, क्यों ना वही ग्राम पंचायत का नाम तुमने क्यों नहीं मेंशन किया? समझ में आ गई बात? इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि बहुत सारे परमिशन लेने पड़ते थे। समझ में आ गई बात? बहुत सारे दिक्कत, इससे पूछो उससे पूछो कि हम आपका नाम यूज करें, हम आपके गांव का नाम यूज करें। यूपी ने पहले से फिल्म मेकिंग पॉलिसी बनाकर रखी है भैया कि हमारे यहाँ का नाम यूज करो, हमकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन लेट समझ में आया कि पंचायत इतनी अच्छी वेब सीरीज। सोचो मध्य प्रदेश का कितना प्रमोशन होता कि नहीं होता? सीहोर का कितना प्रमोशन होता? आसपास जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनका भी प्रमोशन होता। मध्य प्रदेश सरकार ने बोला कि एक बार गलती होगी, अगली बार गलतियां नहीं करनी। फिल्म मेकिंग की पॉलिसी, फिर इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी, इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी, अलग अलग पॉलिसी को मध्य प्रदेश सरकार ने इंट्रोड्यूस किया।
लेकिन एक समस्या ये भी है कि अगर आप पॉलिसी को बार बार बदलते रहोगे तो जो पैसा लगाने वाला है, जो यहाँ पे फैक्ट्री खोलने वाला है, वो भी परेशान हो जाएगा कि इस पॉलिसी में इस तरह की बात करी गई थी, अगली पॉलिसी में पता नहीं भगवान क्या चेंज कर दे। क्योंकि 21-22 में इंडस्ट्री पॉलिसी लाया, उसके बाद 2-3 साल बाद फिर चेंज किया। पॉलिसी लाओ लेकिन स्टेबल पॉलिसी लाओ जिसे बार बार बदलने की जरूरत ना पड़े। और बार बार बदलने की जरूरत ना पड़े इसके लिए विजनरी होना पड़ेगा, दूरदर्शी होना पड़ेगा। पहले आने वाले समय की समस्याएं आज ही सोचनी पड़ेगी, तब तो पॉलिसी उस हिसाब से बनेगी। ठीक है, तो ये पढ़ो पॉइंट क्या लिखा हुआ है। स्टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेबल रिलायबल पॉलिसीज आर एसेंशियल फॉर ट्रेड, फ्रीक्वेंट चेंजेस डिस्करेज इन्वेस्टर्स। व्यापार संवर्धन के लिए स्थिर और भरोसेमंद नीतियां जरूरी हैं, बार बार बदलाव निवेशकों को हतोत्साहित करती हैं। मध्य प्रदेश औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 से आने वाले समय में निवेश बढ़ेगा। तो एक बार फिर से बताओ, पहला पॉइंट क्या था हमारा, कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक कैपेसिटी। जब तक आप इंफ्रा अच्छा नहीं करोगे, फैक्ट्री स्टैब्लिश नहीं होंगी और मध्य प्रदेश में ट्रेड नहीं बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट आया इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम। जब तक आप माहौल इंडस्ट्री फ्रेंडली नहीं करोगे, इंडस्ट्री नहीं लगेंगी, ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट नीतिगत स्थिरता और अनुकूलन, पॉलिसी स्टेबिलिटी एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली। फोर्थ पॉइंट ऊर्जा और आधारभूत संरचना, पावर एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एक मिशन आया, हाँ, अटल ज्योति अभियान 2013 में, तेरी ज्योति ट्रिक से मैंने याद कराया था। अटल ज्योति अभियान आया 2013 में, और उसके पहले हमने एक्सेप्ट कर लिया था कि लाइट सुबह और शाम को होती है, दोपहर में लाइट नहीं होती। वो होता ना पावर कट, बघेलखंड में बोला जाता है कटौती हो गई, और ये हमने एक्सेप्ट कर लिया था। ये तो होता है कि नहीं, पार्ट ऑफ सिस्टम है, यही तो होता है। लाइट का मतलब ये थोड़ी होता है कि 24/7 रहे, नहीं, लाइट होने का मतलब होता है दोपहर में वो नहीं रहेगी। और ये पावर सेक्टर, बाकी हर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, फैक्ट्री, सबके साथ यही प्रॉब्लम था। फिर 2013 में अटल ज्योति मिशन आया, उन्होंने कहा कि हाउस होल्ड और इंडस्ट्रियल यूज के लिए हम 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, और एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए, सिंचाई उचाई करने के लिए 10 घंटे। अच्छा, क्यों सिंचाई के लिए भी, एग्रीकल्चर यूज के लिए भी 24 घंटे क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको पता है कि मध्य प्रदेश का किसान जब तक यहां तक मेढ़ों तक पानी नहीं भर देगा, उसको संतोष नहीं होगा कि हमने इरिगेशन किया भी है या नहीं। बोला कुछ नहीं भैया, ये अगर इसको 24 घंटे एग्रीकल्चर यूजेस के लिए बिजली दे दिया तो इसका मोटर कभी बंद होगा नहीं, सिंचाई करता रहेगा, एक तो जमीन का भी पानी खत्म कर डालेगा। इसलिए एग्रीकल्चर यूजेस के लिए कितने घंटे की सप्लाई? 10 घंटे की सप्लाई करो। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो एक बार, और जितनी अच्छी पावर सेक्टर होगा, मशीनें तभी चलेंगी। अगर पावर सप्लाई अच्छा नहीं है, मशीनें नहीं चलेंगी, फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट नहीं होगा, फाइनल प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, तो मध्य प्रदेश में ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं बढ़ेगा। मैं सारे पॉइंट्स याद करा दूंगा, उसकी चिंता नहीं करना, बस बोलते चलना है। पहला पॉइंट हमारा क्या था? कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक, कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक। सेकंड पॉइंट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम। थर्ड पॉइंट पॉलिसी स्टेबिलिटी एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली। अगला पावर एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर आता है स्किल डेवलपमेंट एंड वर्कफोर्स। मध्य प्रदेश में ट्रेड तब बढ़ेगा जब फैक्ट्री लगेंगी, और फैक्ट्री तब लगेंगी जब फैक्ट्री मालिक को लगेगा कि यहाँ पे स्किल्ड वर्कफोर्स, अच्छे इंजीनियर्स मिल जाएंगे, अच्छे काम करने वाले लोग मिल जाएंगे। ठीक है, अगर उसको पता है कि मुझे इंजीनियर गुजरात से ही मंगाना है, तो फैक्ट्री को मैं एमपी में क्यों स्टैब्लिश करूं, फैक्ट्री को मैं गुजरात में ही खोलूं। क्योंकि गुजरात का इंजीनियर गुजरात में काम करने के लिए हो सकता है 1 लाख महीने पर राजी हो जाए, लेकिन गुजरात के इंजीनियर जब एमपी आएगा तो बोलेगा भैया मैं घर बार छोड़ के आ रहा हूं, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और मैडम भी हैं, ठीक है, तो उनको छोड़कर मैं 1 लाख में तैयार तो नहीं होने वाला, कम से कम 1.5 लाख लाओ। और कौन सा पागल इन्वेस्टर है या फैक्ट्री मालिक है जो चाहेगा कि 1 लाख का काम 1.5 लाख में हो? ठीक है, समझ पा रहे हो? तो मध्य प्रदेश में फैक्ट्री स्टैब्लिश तब होंगी जब मध्य प्रदेश में स्किल्ड वर्क फोर्स, अच्छे इंजीनियर, अच्छे मजदूर यहाँ पे मिल जाए।
अगर ये नहीं होगा तो फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट नहीं होगा, फाइनल प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं होगा। अगला आता है हमारा, अच्छा इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पता क्या किया है, 2025 को बोला है कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 2025 को एज ईयर ऑफ इंडस्ट्री, उद्योग वर्ष के रूप में। और मध्य प्रदेश सरकार कह रही है कि 2025 के लास्ट तक, बाय द एंड ऑफ 2025 हम इतने सारे लोगों को स्किल ट्रेनिंग देंगे कि मध्य प्रदेश अपनी आइडेंटिटी स्टैब्लिश कर पाएगा एज स्किल्ड स्टेट। अगर गुजरात को भी मजदूरों की, इंजीनियर की जरूरत होगी ना, वो मजदूर और इंजीनियर कहाँ का होना चाहिए, मध्य प्रदेश। और इसके लिए पूछा कि स्किल्ड वर्क फोर्स बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो बोल रहा है कि हम संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्किल सेंटर, लेकिन अब क्या हो चुका है, बहुत ज्यादा लेट। तुम 2025 को ईयर ऑफ इंडस्ट्री क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो, 2013 को क्यों नहीं कर लिया था, तो आज हम गुजरात से आगे होते, तमिलनाडु से आगे होते, पर ठीक है लेट ही सही जागा। तो अगला आता है रेगुलेटरी प्रोसेसेस, नियामक प्रक्रियाएं। जब तक एप्लीकेशन इधर से उधर घूमती रहे, मैं एक फैक्ट्री खोलने वाला हूं, कहां पे, पीथमपुर में, नहीं मैं बुंदेलखंड में या बघेलखंड में, रीवा के एरिया में फैक्ट्री। अब वहां के लोग मुझे घुमा रहे हैं, रीवा नगर निगम वाले, नहीं नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं नहीं वैसा होना चाहिए, ठीक है इस डिपार्टमेंट के पास जाओ, उस डिपार्टमेंट के पास जाओ, प्रोसेस जितनी कॉम्प्लेक्स होंगी मैं थक जाऊंगा, भाड़ में जाओ यार। गुजरात वाले वैसे ही फोन करें, आओ यार तुम बैठो तो सब है, 2-2.5 हजार में सारा काम डन मिल जाएगा, 30 दिन में अपनी तुम फैक्ट्री, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलोगे, तुमको टेंशन नहीं है, तुम घर में बैठो, हम ले जाएंगे ना तुम्हारे एप्लीकेशन को, तुम क्या परेशान हो रहे हो, तुम बैठो चाचा चाय पियोगे, उसको बैठा दिया। उसको कहाँ इंडस्ट्री खोलने में मजा आएगा, एमपी में कि गुजरात में, गुजरात। तो जब तक हम इन प्रोसेसेस को सिंपल नहीं करेंगे, फास्ट नहीं करेंगे, फैक्ट्री स्टैब्लिश नहीं होंगे, फिर प्रोडक्शन नहीं होगा, बॉटल्स नहीं बनेंगे, तो ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं होगा। तो हमारे लिए जरूरी क्या है, इन नियामक प्रक्रियाओं को आसान करें, भूलना नहीं है। फिर से पहला पॉइंट बोलो, संपर्क और लॉजिस्टिक क्षमता, कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक कैपेसिटी। दूसरा, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम। तीसरा, पॉलिसी स्टेबिलिटी एंड इन्वेस्टर, बहुत बढ़िया, पावर एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल विकास और मानव संसाधन, स्किल डेवलपमेंट एंड वर्कफोर्स, रेगुलेटरी प्रोसेसेस, नियामक प्रक्रियाएं, प्राकृतिक संसाधन और मूल्यवर्धन श्रृंखला, नेचुरल रिसोर्सेस। हमारे पास किस चीज की कमी है, हमारे पास चूना है जो हम लगाते हैं, है कि कटनी, रीवा, पूरा विंध्य रीजन क्या है, लाइमस्टोन रिच जोन है, और लाइमस्टोन रिच जोन है तो हमारे यहाँ सीमेंट फैक्ट्रीज, जिस हिसाब से हमारे यहाँ चूना है ना, उस हिसाब से हमारे सीमेंट फैक्ट्रीज नहीं है। क्यों नहीं है भैया, वही बाकी स्टेट में देखो वहां चूना भी नहीं है, फिर भी सीमेंट फैक्ट्री बहुत ज्यादा है। हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस है, सबसे ज्यादा जंगल है, फिर भी आदिवासी हेयर ऑयल किसने बना लिया, कर्नाटक ने। हमारे यहाँ जंगल है तो जड़ी बूटी हर्बल प्लांट्स भी होंगे, और ये जड़ी बूटियां हर्बल प्लांट्स कौन लाता है, ट्राइब्स। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जंगल है, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो आदिवासी हेयर ऑयल हमारे यहाँ क्यों नहीं बना, समझ में आ गई बात। उन्होंने क्यों बना लिया, उन्होंने इसलिए बना लिया क्योंकि वहां पे प्रोसेसेस, गवर्नमेंट सपोर्ट ये बढ़िया था, और हम लेट से जाग रहे हैं, तो हमारे यहाँ नेचुरल रिसोर्सेस का हम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। जब तक अपने प्राकृतिक संसाधनों का सस्टेनेबल यूज हम करना नहीं सीखेंगे, चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। अगला आता है निर्यात और बाजार पहुंच, एक्सपोर्ट एंड मार्केट एक्सेस। इसको पढ़ लो पहले। खनिज, कृषि और वन उत्पाद व्यापार को बढ़ाते हैं, उदाहरण कटनी का चूना पत्थर और मंदसौर का हाँ अफीम, राज्य की आपूर्ति, औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा है। बाकी की जगह को हम क्यों इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। निर्यात और बाजार पहुंच, एक्सपोर्ट एंड मार्केट लिंकेजेस पढ़ो। पोर्ट एक्सेस और सप्लाई चेन दक्षता व्यापार को प्रभावित करती है। फॉर एग्जांपल, इंदौर से मुंबई पोर्ट तक सीमित मालगाड़ियों की विशेष सेवा निर्यात को आसान बनाती है। जैसे मध्य प्रदेश में हम बोल रहे हैं हमारे पास पोर्ट नहीं है ना, कोई फैक्ट्री तमिलनाडु में इसलिए लगती है, गुजरात में इसलिए लगती है, महाराष्ट्र में से स्टैब्लिश हो रही है क्योंकि वहां से उन्हें पोर्ट एक्सेस मिल जाता है कि भैया हमें एक्सपोर्ट करना आसान हो जाएगा क्योंकि वहां पोर्ट है, बंदरगाह है।
हमने इसका सिस्टम जुगाड़ लिया। हमने बोला कोई बात नहीं कि हम लैंड लॉक्ड स्टेट हैं, हम स्थल आबद्ध राज हैं, हमारे पास सी या ओशन का एक्सेस नहीं है। हम एक काम करते हैं ना, हम ड्राई पोर्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? ड्राई पोर्ट। क्या आपने ड्राई पोर्ट का नाम पहले कभी सुना था? प्रिपरेशन प्रीलिम्स के लिए नहीं, वैसे आपकी घर वाले को बोलोगी कि हमारे पास भी पोर्ट है, क्या वो मानेंगे? क्या नहीं। ड्राई पोर्ट है लेकिन किसी को जानकारी नहीं। ड्राई पोर्ट कहने का मतलब, पोर्ट में क्या होता है, हम अपने सामान को इन बड़े बड़े कंटेनर पे डालते हैं और ये कंटेनर सीधे किस में लोड हो जाते हैं? शिप में, जहाज में लोड हो जाते हैं। सही सही बात है कि नहीं? दिक्कत हमारे यहाँ क्या होती है, पहले हम ट्रक में माल डालेंगे, उसके बाद ट्रेन में माल डालेंगे, ट्रेन से निकाल कर फिर कंटेनर पे माल डालेंगे और कंटेनर के बाद फिर शिप में माल डालेंगे। पीथमपुर में सरकार ने ड्राई पोर्ट बना दिया, बोला कि सीधे फैक्ट्री तक ना ट्रेन आ जाएगी। कहां तक? फैक्ट्री तक। और आप ये ट्रक वैक में लोड करना छोड़ दो, जब कंटेनर में ही लोड करना है तो सीधे इसी में डाल दो माल अपना कंटेनर में। अगर जापान एक्सपोर्ट करना है तो ट्रक में डालने का कोई सेंस नहीं। हम पोर्ट हमारे पास नहीं है तो हम पोर्ट तुम्हारे फैक्ट्री तक पहुंचा देंगे, सीधे कंटेनर पर माल लोड करो, फिर इस क्रेन से सीधे ट्रेन पर ही रख देंगे। वही ठीक है, अलग से ऐसा पूरा सिस्टम बना देंगे और सीधे ट्रेन कहां तक पहुंच जाएगा? विशाखापट्टनम तक। और वहां सीधे उठाओ क्रेन से और सीधे किस में लोड कर दो? शिप में लोड कर दो और यहां से माल हो जाएगा एक्सपोर्ट। समझ में आ गई बात आप सबको? तो ये कहलाता है ड्राई पोर्ट, सूखा बंदरगाह। पानी नहीं है फिर भी पूरी फैसिलिटीज पोर्ट वाली यहाँ पे मिल जाएंगी, लेकिन ये भी बहुत लिमिटेड है। पीथमपुर बस में क्यों है, मंडी द्वीप में क्यों नहीं है, बाकी इंडस्ट्रियल रीजन में भी क्यों नहीं है? वहां पे भी बनाओ, तब जाकर हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा। ठीक है, इन सब पॉइंट्स को याद करने के लिए अब हम निमोनिक्स बनाते हैं, एक जुगाड़ जिससे सारे पॉइंट्स बन जाए। अंदर का मसाला तो हम लिख लेंगे। सबसे पहला क्या आता है? कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक। तो कनेक्टिविटी का उठा लो सी। क्या उठा लो? सी। एक निमोनिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, कि जब तक इकोसिस्टम को आसान नहीं करोगे चीजें बढ़ेंगी नहीं आएंगे। पॉलिसी स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे हमने बना दिया पी। अगला आता है हमारा स्किल डेवलपमेंट, बोलना पड़ेगा स्किल डेवलपमेंट, तो एस का मतलब यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट। उसके बाद रेगुलेटरी प्रोसेसेस, नियामक प्रक्रियाएं, तो ये आ गया हमारा आर। सी आर आई एस पी, क्रिस्प, सुना है आप लोगों ने? ये एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, प्रीलिम्स में ही पढ़ाऊंगा, भोपाल में हेडक्वार्टर है। क्या है हमारा? क्रिस्प। वंस अगेन क्रिस्प, क्योंकि खेल मींस में किसका है? स्पीड का। अगर आपने वहां पे सोचना शुरू किया क्वेश्चन छूट जाएंगे, तो हमें कुछ ना कुछ ट्रिक से, कुछ ना कुछ जुगाड़ से हमें याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो पता है जब चेक करेगा ना तो वो अंदर एक एक करके देखेगा नहीं, वो तो यहाँ पे देख लिया, अच्छा आपने ये पॉइंट्स डाले हैं, ये पॉइंट डाला है, तो मेन मुद्दा तो इन्हीं पॉइंट्स का है। अंदर अगर हम ग्रेजुएट हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा लिख ही लें, एक दो बार रिवीजन करेंगे सारे पॉइंट्स दिमाग में आ जाएगा। अच्छा संपर्क एंड लॉजिस्टिक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि ट्रांसपोर्टेशन अच्छा करना है, स्टोरेज अच्छा करना है। सबसे बड़ी दिक्कत इन पॉइंट्स की लिए, तो हमारा एक हिस्सा बन गया है क्रिस्प। बोलो क्रिस्प, सी आर आई एस पी। मजा नहीं आया, एक बार फिर से क्रिस्प, सी आर आई एस पी। सी फॉर यहाँ पे कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक कैपेसिटी, हिंदी में संपर्क और लॉजिस्टिक क्षमता। आई का मतलब इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र। उसके बाद आर का मतलब यहाँ पे रेगुलेटरी प्रोसेसेस, एस का मतलब यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट और पी का मतलब यहाँ पे पावर एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी। पी फॉर यहाँ पे दोनों आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल रिसोर्सेस और एक्सपोर्ट, तो नेचुरल रिसोर्सेस और एक्सपोर्ट, बाकी पॉइंट यहाँ पे छोड़ भी सकता। अच्छा ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, देखो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड गवर्नेंस, राजनीतिक स्थिरता और प्रशासन। एक स्टेट ऐसा है कि समझ में नहीं आ रहा है चाचा कि कौन मुख्यमंत्री आज हो जाता है, कल मुख्यमंत्री कौन, क्योंकि जब तक इन्वेस्टर के दिमाग में ये क्लियर नहीं होगा
कि वो पॉलिटिकली स्टैब्लिश स्टेट है, क्योंकि मुख्यमंत्री बदलेंगे तो पॉलिसीज भी बदल जाती हैं, उनका काम करने का तरीका और सोच भी बदल जाएगा। हो सकता है शिवराज सिंह चौहान जब तक मुख्यमंत्री थे तो एग्रीकल्चर को जोर देते थे कि कृषि कृषि कृषि, 7 बार नेशनल कृषि कर्मण अवार्ड मिल गया, मिला कि नहीं मिला। मोहन चाचा जब से आए हैं तो तरीका भी बदल गया है, इंडस्ट्री इंडस्ट्री इंडस्ट्री, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, यूके जा रहे हैं, बेंगलुरु के इंडस्ट्रियलिस्ट से मिल रहे हैं, वहां के पैसे वाले लोगों से मिल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि आओ आओ हमारे यहाँ पैसा लगाओ। समझ में आई बात की नहीं आई? तो यहाँ पे तरीका बदल जाएगा। अगर दिख रहा है कि आज मुख्यमंत्री अलग है, कल मुख्यमंत्री अलग हो गया, आज सरकार कांग्रेस की होगी, कल सरकार बीजेपी, कांग्रेस सरकार बोल रही है कि मोदी जी तो किसके दोस्त हैं, अंबानी अडानी, उन्हीं का सोच रहे हैं, मैं आऊंगा तो इनका सोचना बंद कर दूंगा। जैसे उनको लगेगा यार कांग्रेस सरकार आ रही है, ठीक है, और ये हमारा तो पत्ता काट देगी, तो मैं यहाँ पे पैसा भी नहीं, पहले देख लेता हूं कि सरकार किसकी आती है। उसको क्लियर हो गया कि भैया 10-15 साल से एक जैसा काम चल रहा है, स्टेबल है, तो वो पैसा लगाने से पहले ज्यादा सोचेगा नहीं, और पैसा लगा देगा, फैक्ट्री खोल देगा, काम शुरू हो जाएगा, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एन फॉर हमारा क्या था, नेचुरल रिसोर्सेस, ई फॉर एक्सपोर्ट, और पी फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, नेप न्यू एजुकेशन पॉलिसी। क्रिस्प और नेप, एक बार फिर से बोलो, क्रिस्प और नेप। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, क्रिस्प। ठीक है, सी फॉर एक बार फिर से कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक कैपेसिटी, वंस अगेन कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक कैपेसिटी। आर फॉर रेगुलेटरी प्रोसेसेस, आई फॉर इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, एस फॉर skill development, P for policy and power, P for policy and power, N for natural resources, प्राकृतिक संसाधन, E for export and market linkages, और P for political stability and governance। एक बार फिर से CRISP, उसके बाद NEP। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करो। मध्य प्रदेश ट्रेड प्रमोशन काउंसिल की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 4 मार्च 2022। इसके मुखिया कौन होते हैं, एक्स ऑफिस चेयरमैन मुख्यमंत्री। ठीक है, और मेंबर सेक्रेटरी कौन होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन का सेक्रेटरी, औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग का सचिव, इनका मेंबर सेक्रेटरी सदस्य सचिव होता है। ठीक है, बता दोगे क्या? तो आज की ये 3 क्वेश्चन फटाक से रिवाइज करो, फिर बढ़ेंगे आगे, और आगे बढ़ने में आपको है क्वेश्चन। पहला हमने क्या देखा था आज की क्लास में, ग्लोबल इन्वेस्टर्स, हाँ ये भी कल देख लिया था हमने। ठीक है, इन्वेस्ट एमपी पोर्टल 2 नंबर के लिए लिख लो, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या तो 25 में भी या तो 26 में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे बहुत जोर दे रही है सरकार। हमने क्या पढ़ा, ये क्या है, सिंगल विंडो सिस्टम। इसके पापा कौन है, MPIDC, मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे 24-25 कहता है कि 14 डिपार्टमेंट्स के 55 नहीं है, 54 सर्विसेज इसमें लिस्ट है। फिर व्यापार संवर्धन से ट्रेड प्रमोशन का मतलब क्या है, वो सभी पॉलिसी, यह 3 कीवर्ड हमने याद किया था, फैसिलिटीज, पॉलिसीज एंड सपोर्ट। वंस अगेन, फैसिलिटीज, पॉलिसीज एंड सपोर्ट, यानी सुविधा, नीतियां और समर्थन, किसके लिए, व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए, निवेश संवर्धन। फिर हमने क्या पढ़ा, मध्य प्रदेश ट्रेड प्रमोशन काउंसिल, और उसके बाद क्रिस्प नेप, क्रिस्प नेप, क्रिस्प नेप, नेप क्रिस्प। ठीक है, आगे चलकर शॉर्ट नोट्स का काम आपका केवल यही करेगा। सारी बातें किसमें आ गई हैं, क्रिस्प और नेप में। लेकिन ये शॉर्ट नोट्स तब काम आएंगे, लोग बोलते हैं शॉर्ट नोट्स शॉर्ट नोट्स शॉर्ट नोट्स, पहली बार में अगर आपने क्रिस्प नेप लिख लिया तो 2 महीने बाद पता ही नहीं। ध्यान रखना, शॉर्ट नोट्स लॉन्ग नोट्स के बाद ही बनते हैं, पहले आपको एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, पूरा नोट्स बनाना पड़ेगा, फिर उसका निचोड़ निकल कर आएगा। समझ में आ गई बात? पहले स्मार्ट वर्क नहीं होता है, पहले हमेशा हार्ड वर्क। हाँ, 1-2 बार आपने हार्ड वर्क कर लिया, अब बार बार हार्ड वर्क ना करो, उसके लिए आता है स्मार्ट वर्क। एक बार आपने लॉन्ग नोट्स बना लिया, रेडी टू यूज आंसर बना लिया है, अब बार बार लिखना नहीं है, बार बार लिख के बैठना नहीं है, एक बार आपने पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, फिर तो आपको क्रिस्प और नेप देखना। सोचो 5 बार आपने रिवीजन इस क्वेश्चन को कर लिया, ठीक है, क्या फिर छठी बार भी पूरा क्वेश्चन आंसर पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं, फिर तो आप केवल देखो, अच्छा ये क्वेश्चन है, इसका तो क्या है, क्रिस्प नेप, आगे बढ़ गए। समझ में आ गई बात? तो आज के लिए इतनी कथा रखते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की,
भारत माता की, नंदू जी महाराज की। चलो निकालो अब एक ब्लैंक पेज फटाक से। मीनल, ठीक है, ममता बहुत बढ़िया, क्रिस्प ने, ठीक है, अभिजीत, अभिजीत आज नहीं आया क्या? अभिजीत, सिमरन चौबे, ऑल क्लियर, ठीक है सिमरन।